हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। आज हम पढ़ेंगे ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले ब्रूनर का सिद्धांत आपको मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा। देखिए, अगर आपके पास इजी नोट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ने खरीदे ही हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इजी नोट्स में जो ब्रूनर का सिद्धांत दिया हुआ है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि वहाँ से उसको मत पढ़ना, क्योंकि उसमें जीवन परिचय अलग दिया हुआ है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत करके अलग क्वेश्चन है, योगदान अलग करके दिया हुआ है, और हाँ, तो ये 3-4 टॉपिक करके उसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ेंगे, पहली बात बोर हो जाएंगे, प्लस मुझे कुछ उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही है। ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको, इसमें अगर आप इससे ब्रूनर को पढ़ लेंगे, इतना एनफ होगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत, जिसका कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ से समझा दूंगा, और इसके बाद फिर ये मैंने लिया है आपकी जो बुक है, वहाँ से इसका कंटेंट लिया है, ब्रूनर का योगदान है, और साथ में इसकी विशेषताएं भी हैं। विशेषताओं के बाद इसका जो पूरा सिद्धांत है वो यहाँ से हम पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो कि 2017-2019 दो साल कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत के बीच अंतर क्या है? क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज क्या थी, मैं एक बार आपको पढ़ करके दिखा देता हूँ। 2017-2019, हाँ, क्वेश्चन लिख के आया था कि व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत के मध्य अंतर बताइए। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। 2017-2019 2 साल कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में भी रिपीट होने, 21 का मतलब आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है, ये व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक मध्य के बीच अंतर, तो इस अंतर को भी हम अच्छे से यहां से क्लियर कर लेंगे। इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सॉरी, चलिए, हाँ ठीक है, एक सेकंड, जस्ट मोमेंट प्लीज। सही है, ठीक है। देखिए, ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत क्या है, और अगर आप ध्यान रखना चाहें इसका जीवन परिचय, तो बस 2-4 लाइनों में लिख लेना कि इसका जन्म कब हुआ था। अक्टूबर 1915 में न्यूयॉर्क में हुआ था। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और तो इस प्रकार से 4-6-10 लाइनें लिख करके याद रख लेना। मृत्यु इनकी 5 जून 2016 में हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है। जीवन परिचय, ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत। देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको सही, सटीक और जितना मतलब एनफ है उतना कंटेंट दूं। बहुत ज़्यादा तो फिर सब बुक्स में तो सब लिखा ही है। ओके, स्टार्ट द क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्रूनर ने अपने सीखने के सिद्धांत को कक्षा में छात्रों द्वारा किए गए उन सभी व्यवहारों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ब्रूनर ने अपने सीखने के सिद्धांत को कक्षा में छात्रों द्वारा किए गए उन सभी व्यवहारों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है जो सीखने से संबंधित है। ठीक है, ब्रूनर ने भी पियाजे की तरह बौद्धिक विकास को अवस्थाओं में विभाजित किया है। जिस प्रकार से पियाजे ने बौद्धिक विकास को, संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था, उसी प्रकार से इन्होंने भी डिवाइड किया हुआ है। लेकिन ब्रूनर ने केवल 3 अवस्थाओं का ही वर्णन किया है। पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, ब्रूनर ने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उनका यह तर्क है कि यदि विकास के सिद्धांत को शिक्षा से नहीं जोड़ा जाता है तो उसका उपयोग ही क्या है। और जो ये अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं 3, वो है, एक तो सक्रिय प्रतिनिधान, जिसको हम इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इस अवस्था में शिशु कोई ना कोई कार्य करके अथवा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही सीखता है। कहते हैं कि ये जो कंडीशन है सक्रिय प्रतिनिधान की, इसमें जो शिशु होता है वो कोई ना कोई काम करके या फिर प्रत्यक्ष जो सामने वो देखता है उसको एक्सपीरियंस करते हुए सीखता है। उनमें बोध उत्पन्न करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्रिया होती है। एक्टिविटी करके बालक सीखता है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष के अंत तक चलती है, जो कि पियाजे ने भी कहा है, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, चलिए, मूर्त प्रतिनिधान क्या है?
3 वर्ष का हो जाने के बाद बालक मूर्त स्तर पर सोचने और समझने लगता है। अतः इस अवस्था के बालकों में बोध विकसित करने के लिए चित्र, मूर्तियों, प्रतिमानों आदि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को चित्र दिखाया जाता है, चित्र के माध्यम से, यानी यहाँ पे बालक क्या है, वह मूर्त चीजों को समझ सकता है। चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से बच्चे को सिखाया पढ़ाया जाता है। यहां पे है फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। विकास क्रम में बालक में ऐसी क्षमता आती है जिससे उसने जो कुछ किया है यह आगे करेगा उसे प्रतीकों के माध्यम से अपने से या दूसरों से व्यक्त कर सकता है। यानी कि यहाँ पे बालक के अंदर इमेजिनेशन क्वालिटी डेवलप हो जाती है। बालक यहाँ पे कल्पना करके सीख सकता है, उसके दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं, वो जो है जो भी कुछ है वो अपने दिमाग में उसकी मूर्ति भी बना सकता है। यानी कि जो कुछ सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा, वो उसके दिमाग में उसकी इमेज घूमने लगेगी। ब्रूनर के अनुसार अनुभवों के संसार का भाषा एवं प्रतीक के माध्यम से सशक्त प्रतिनिधान किया जाता है और संकेतों के प्रयोग से बालकों की जो संज्ञानात्मक कार्य क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां से आपका जो ब्रूनर का सिद्धांत था आधा तो यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, इसको आप, इसकी जो ये थ्योरी है इसको ठीक से पढ़ेंगे इतना। ओके, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। अब हम जानेंगे ब्रूनर का योगदान क्या है। देखिए, जेरोम एस ब्रूनर ने शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक, ब्रूनर जो शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक है वो ब्रूनर की है, 1960 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं और शिक्षा व्यवसाय में अनेक पक्षों पर हुई जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें प्रस्तुत विचारों को उठाया था। इस पुस्तक ने ब्रूनर का नाम शिक्षा जगत में अमर कर दिया। ब्रूनर ने इस पुस्तक में गणित पढ़ाने का एक नया सिद्धांत दिया। जो ब्रूनर की बुक 1960 में प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था शिक्षा की प्रक्रिया, इस बुक में ब्रूनर ने गणित पढ़ाने का एक नया सिद्धांत दिया था। ब्रूनर ने गणित पढ़ाने के लिए कुछ प्रमेयों का निर्माण किया। प्रमेय आपने पढ़ी होगी ना, जो प्रमेय होती थी, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह, उनका निर्माण किया और एक नवीन शिक्षण सिद्धांत का भी विकास किया। इस शिक्षण सिद्धांत का संबंध अधिगम की व्याख्या करना नहीं बल्कि विकास करना था और इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षक छात्र को क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, ये जो टीचिंग सिद्धांत था इसका संबंध अधिगम की व्याख्या करना नहीं बल्कि उसको डेवलप करना था और इसमें जो है इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षक छात्र को क्या सिखाना चाहता है। इस शिक्षण सिद्धांत का संबंध अधिगम और विकास के सिद्धांत से है। ये उन्हीं सिद्धांतों से संबंधित है जहां इनका प्रयोग होता है। ब्रूनर ने ज्ञानात्मक स्तर का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ब्रूनर ने बालक के चिंतन के 3 स्तर बताए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। एक तो विधि निर्माण, जहां पे बालक अनुकरण करके सीखता है। दूसरा प्रतिमा, जहां बालक के अंदर बालक जो है चित्र देख करके समझता है और यहाँ पे बालक के अंदर सिंबॉलिक थॉट्स आने लगते हैं, उनकी इमेज बनने लगती है, बालक सोच सकता है, समझ सकता है, जो भी सोचेगा उसकी क्या कहते हैं मूर्ति उसके अंदर, या यूं कहें कि उसकी कल्पना कर सकता है, इमेज उसके अंदर बन जाएगी। बालक के चिंतन के यह तीनों ही स्तर कार्य तथा परिस्थिति के अनुसार चलते रहते हैं। इस शिक्षण सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1 तो पुनर्बलन, जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ज्ञान की संरचना, क्रम और अधिगम की पूर्वानुकूलता। देखिए, रीइंफोर्समेंट, यह शिक्षण सिद्धांत पुरस्कारों की प्रकृति और स्थिति की व्याख्या करता है जहां से बालक को पुनर्बलन मिल सके, रीइंफोर्समेंट मिल सके। बाह्य पुरस्कार प्राप्त होने से भी व्यक्ति पुनर्बलित होता है। अगर आप बालक को कोई पुरस्कार दे देते हैं कि मतलब आप अगर इतना काम करेंगे या ये सुनाएंगे तो हम आपको टॉफी देंगे या आपको बिस्किट देंगे या मतलब कुछ और चीज़ देंगे, आपको पेन पेंसिल गिफ्ट करेंगे, ये बाह्य पुरस्कार होता है और उसके आंतरिक गुणों का विकास होता है।
ज्ञान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सीखने के लिए ज्ञान की संरचना को वांछित स्वरूप प्रदान करता है। सीक्वेंस में यह शिक्षण सिद्धांत शिक्षण सामग्री को क्रम प्रदान करता है। जो शिक्षण सिद्धांत है ये शिक्षण सामग्री को क्या करता है, एक सीक्वेंस में रखता है। अधिगम की पूर्वानुकूलता, इस शिक्षण सिद्धांत का संबंध उस झुकाव की ओर है जिसको वह विद्यालय में प्रवेश करते समय रखता है, और इसके पूर्ववर्ती अनुभव जो होते हैं, जो पहले से गेन किए गए एक्सपीरियंस हैं तथा संदर्भों से वह अधिगम की क्रिया को आधार प्रदान करता है। ये इसकी विशेषताएं इसमें इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ब्रूनर का योगदान पढ़ लिया, उसकी विशेषताएं पढ़ी। अब हम चलते हैं ब्रूनर के सिद्धांत की तरफ। देखिए, सिद्धांत के बाद व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत के बीच अंतर पढ़ेंगे। ब्रूनर का सिद्धांत, ब्रूनर का विकासात्मक सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ब्रूनर का जो विकासात्मक सिद्धांत है यह संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ब्रूनर के सिद्धांत में 3 प्रकार के विकासात्मक क्रम प्रकट होते हैं। एक तो प्रदर्शनी, जिसको हम इनएक्टिव कहते हैं, उसका प्रारूप मौखिक होता है, जबकि मूर्तता में मूर्त पदार्थ और प्रतीकात्मक में केवल विचार ही आते हैं। ठीक है, मतलब वही मैंने कहा ना अभी, जो पहले बताया था, दिमाग में थॉट्स आना, विचार आना, इमेज बनना। इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क में केवल मानसिक चित्र का निर्माण होता है और बालक समझ जाता है। प्रतीकात्मक में कल्पना को शब्द तथा रूप प्रदान किया जाता है। ब्रूनर का यह मानना था कि उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का अधिकांश व्यवहार प्रदर्शन के अंतर्गत आता है, और अंतर्दृष्टि के अंतर्गत मूर्त व्यवहार आता है। ब्रूनर ने कहा कि बालक क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करता है, बालक करके सीखता है, और वस्तुओं, प्रतीकों, पदार्थों और अनेक प्रकार के प्रत्यात्मक गुणों को वह बाद में सीखता है। बड़े होने की स्थिति में वह प्रतीकों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जन करने लगता है, यानी कि अब उसको किसी चीज को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बालक को खाली आप बता दो, वो अपने दिमाग में थॉट्स उत्पन्न होंगे, इमेज बनेगी, और वो चीज़ों को सीखने लगेगा, समझने लगेगा। ठीक है, जैसे ही आप किसी का भी नाम लेंगे तो उसके दिमाग में उसकी थॉट्स उसकी इमेज तुरंत बन जाएगी। ब्रूनर की यह धारणा है कि शिक्षा में हम लोग शब्द से प्रारंभ करते हैं, जबकि ये जो कि विपरीत है, गलत है। वास्तविकता यह है कि शब्द तो अंत में आता है, शब्द बाद में आता है। शब्द तो बाद में, स्टार्टिंग से बालक शब्द से नहीं सीखता है। अर्थपूर्ण शिक्षा का आरंभ संवेदात्मक गामक स्तर पर होता है, जिसे पूर्णता प्रदान करता है। शब्द जो इसे अमूर्तता के स्तर तक विकसित करता है। ब्रूनर कहते हैं कि शिक्षण का सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को किस उत्तम ढंग से सिखाएं जिससे सीखने वाला व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से सीख सके। जो ब्रूनर हैं वो कहते हैं कि शिक्षण का सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को हम किस ढंग से सिखाएं, कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि बालक उसको इंटरेस्ट के साथ सीख सके, बालक को सीखने में आनंद आए, अच्छे तरीके से उसको सीखने वाला उसको प्रभावशाली ढंग से सीख सके। ऐसी कौन सी विधि अपनाएं, कौन सा टीचिंग मेथड अपनाएं। वह अधिगम का वर्णन न करे बल्कि कौशल का अर्जन करे, यानी कि जो भी कुछ सिखाया जा रहा है उसको कौशल यानी कि स्किल से सीखे वो। और ये कहना उचित नहीं है कि अधिगम और विकास के सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत की अपेक्षा अप्रासंगिक हैं। शिक्षण सिद्धांत अधिगम और विकास से संबंधित है। ठीक है, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत के मध्य अंतर जो है इसको पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन आपका 2017 और 2019 लगातार पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहां पे है आधार, और फिर आता है हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत, एसआर थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। सबसे पहले अर्थ जानेंगे। देखिए अर्थ, व्यवहारवादी सिद्धांत एक वैज्ञानिक परंपरा के अंतर्गत सीखने और व्यवहार करने का प्रयास करता है। जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, जो एसआर थ्योरी है, वह एक
वैज्ञानिक परंपरा के अंतर्गत सीखने और व्यवहार करने की कोशिश करता है या प्रयास करता है। वहीं पर जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके अनुसार अधिगमकर्ता समस्या के समाधान के लिए साधनों को एकत्रित करता है। कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वो जो है साधन इकट्ठा करता है और समस्या के समाधान होने तक उनको विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित करता है कि किस तरीके से इसको व्यवस्थित किया जाए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर आता है हमारा व्यवहारवादी के लिए, सॉरी क्या है, ये जस्ट मिनट प्लीज, सीखने की प्रक्रिया का दृष्टिकोण। देखिए, फिर आता है सीखने की प्रक्रिया का दृष्टिकोण। व्यवहारवादी के लिए सीखने की प्रक्रिया का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन से। अगर बालक सीखेगा तो उसके व्यवहार में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा, है ना। जैसा आप आज से 2-4 साल पहले थे वैसे अब नहीं है, और जैसे आज है आज से 2-4 साल बाद आप ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा में, क्योंकि हम सीख रहे हैं कंटिन्यू, आज भी सीख रहे हैं, कल भी सीखेंगे, परसों भी सीखेंगे, पूरी लाइफ सीखते रहते हैं। जैसे जैसे सीखते जाते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। पहले हम कैसे लोगों से दोस्ती रखते थे, आज हम कैसे लोगों से दोस्ती रखते हैं, आने वाले समय में कैसे लोगों से दोस्ती रखेंगे, हमारे व्यवहार में कंटिन्यू परिवर्तन आता जाता है। हम सीखते जाते हैं कि हमें लाइफ में कैसे एडजस्ट करना है, कैसे समायोजन करना है और कैसे, और समाज में कैसे लोगों से व्यवहार रखना है। तो हम सीखते हैं, इसीलिए हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है। संज्ञानात्मक वादी के अनुसार आंतरिक मानसिक प्रक्रिया यानी कि अंतर्दृष्टि, सूचना, संसाधन, स्मृति और धारण आदि ये सीखने पर निर्भर होता है। केंद्र की बात करें तो व्यवहारवादी के लिए सीखने का जो ध्यान है वो केंद्रित बाहरी वातावरण में उत्तेजनाओं से होता है। संज्ञानात्मक के अनुसार अधिगम आंतरिक संज्ञानात्मक संरचना पर आधारित होता है। उद्देश्य की बात करें तो व्यवहारवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एक निश्चित दिशा में व्यवहार परिवर्तन से है, और ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बेहतर क्षमता और कौशल विकसित करना है। व्यवहारवादी जो है ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है एक निश्चित दिशा में, एक फैक्ट डायरेक्शन में व्यवहार परिवर्तन होता है, जबकि संज्ञानात्मकवादी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बेहतर क्षमता कौशल विकसित करना होता है, यानी कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे शिक्षक की भूमिका क्या है, टीचर रोल। इसके अनुसार शिक्षक की भूमिका वांछित प्रक्रिया को प्रकाश में लाने के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना। भाई बालक जो टीचर है, शिक्षक है, वह एक उचित वातावरण का निर्माण करे ताकि बालक बेहतर और जल्दी सीख पाए। ठीक है, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि बालक को सीखने में भी आनंद आए। और जो संज्ञानात्मकवादी है इसके अंतर्गत शिक्षक की भूमिका अधिगम की गतिविधि के लिए सामग्री संरचना करना होता है, कि वो अधिगम के लिए बच्चों के लिए सामग्री को इकट्ठा करे और बालक को सिखाए। प्रौढ़ शिक्षा में अभिव्यक्त। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत व्यवहार, उद्देश्य, योग्यता आधारित शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया है, जबकि संज्ञानात्मकवादी में संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि, सीखने और उम्र के एक समारोह के रूप में स्मृति और जानने के लिए सीखने को सम्मिलित किया गया है। अधिनियम की बात करें तो यहाँ व्यवहारवादी उत्तेजना पर कार्य करते हैं और यहाँ पर ये विचार पर काम करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको पता ही होगा कि हमारा एक और चैनल है SP सर ब्लॉग्स के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। यहाँ हम अपने ब्लॉग्स शेयर करते हैं, आप चाहें तो हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप हमें यहाँ भी सपोर्ट करें। ओके, तो बाकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू आती रहेंगी। ये ब्रूनर का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे गैने का सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पेपर सेकंड में आपको मिलेगा। ये यूनिट सेकंड में चैप्टर आपका होगा 7। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।